तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान अपने शहर में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि यांग फैमिली का एक वॉरियर जिसका नाम यांग जी है वो आए दिन चू फैमिली को तंग करता रहता है और वो उनके काफिले को भी लूट लेता है। ये बात सुनकर हाउटियान उन लोगों से कहता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यांग जी कहाँ मिलेगा और वो किस जगह लोगों को लूटता है। तो वो लड़की उसे बताती है कि ज्यादातर यांग फैमिली के लोग सिटी से बाहर फॉरेस्ट में लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं और आज रात भी वो लोग किसी न किसी को लूटने के लिए वहाँ पर गए हैं। हो सकता है कि वो लोग आज चू फैमिली को लूटने गए हों क्योंकि आज चू फैमिली का काफिला वहाँ से गुजरेगा। ये बात सुनते ही वो फौरन से अपनी चू फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है और लिंग्यू से कहता है कि मेरा ये बीस्ट लेकर फौरन से जंगल में आ जाओ, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते ही वो अपने उस थंडर बीस्ट के जरिए उड़ते हुए वहाँ से फौरन से चला जाता है और उसका बीस्ट लेकर लिंग्यू फौरन से उसके पीछे पीछे चली जाती है। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यांग फैमिली ने चू फैमिली के सारे ही बीस्ट को हरा दिया है और वो लोग उनसे सारा सामान छीन कर उसे मारने वाले हैं। तो हाउटियान अपने बीस्ट के जरिए यांग जी के एक बीस्ट की जमकर धुलाई करता है और उसका काम तमाम कर देता है और फिर अपने सीनियर ब्रदर से आकर कहता है कि मैं फोर्थ ब्रदर हाउटियान हूँ। ये सुनकर वो ब्रदर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि शुक्र है कि तुम वापस आ गए, हमें लगा था कि शायद तुम मर चुके हो। और इस तरफ हमें लिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि जंगल में उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। और वहीं पे ही हमें किंगर को भी दिखाया जाता है जो कि ऊपर से देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये लड़का असल में हाउटियान है जिसे वो हमेशा से पसंद किया करती थी। और इस तरफ यांग जी गुस्से में कहता है कि अच्छा तो ये वही बेकार सा लड़का है जो कि एक सोल पेट तक नहीं पकड़ पाता था। मगर उसके पीछे मौजूद एक जूनियर उससे कहता है कि ब्रदर अगर ये वाकई में हाउटियान ही है तो फिर इसे तो 4 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ये कहने के बाद वहाँ पर अचानक से तेज हवा चलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सब लोग बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें वहाँ पर फिर लिंग्यू दिखाई देती है जो कि अपने उस हॉर्स के साथ हाउटियान की मदद को पहुंच गई थी। और उसके पीछे पीछे फिर किंगर भी वहाँ पर आकर लैंड करती है। तो हाउटियान देखता है कि किंगर को सच्चाई के बारे में पता चल गया है तो वो उस सबको इग्नोर करते हुए कहता है कि हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है। वो लिंग्यू से कहता है कि तुम फौरन से थर्ड ब्रदर को लेकर यहाँ से निकल जाओ क्योंकि हम लोगों को अपना ये सामान सेव करना है। और फिर वो किंगर के पास जाकर कहता है कि तुम भी इनके पीछे पीछे इन्हें फॉलो करती रहो और अपने फायर स्किल्स का इस्तेमाल जरूर करना। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम लोग जंगल से बाहर निकलने वाले हो वैसे ही तुम लोग जंगल में आग लगा देना ताकि सारे रास्ते बंद हो जाएं। वहाँ पर जितनी बड़ी आग लगेगी हमारे लिए काम उतना ही आसान हो जाएगा। कहने के बाद वो फौरन से अपने उसी बीस्ट के ऊपर जाकर बैठ जाता है। मगर थर्ड ब्रदर उससे आकर कहता है कि हाउटियान तुम इससे नहीं लड़ सकते, ये यांग जी है बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मेरी मानो तो तुम भी अपने बीस्ट को लेकर यहाँ से जल्द निकल जाओ। मगर हाउटियान उससे कहता है कि ब्रदर तुम टेंशन क्यों लेते हो, अब मैं पहले वाला हाउटियान नहीं हूँ। पहले तो मैं हमेशा हर एक बंदे से डरा करता था और हमेशा तुमसे हेल्प मांगा करता था मगर अब कहानी बिल्कुल उलट हो चुकी है। ये बात सुनकर चुनिंग को भी बिल्कुल हैरानी होती है और वो कहता है कि क्या ये वाकई में मेरा भाई है क्योंकि वो तो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। तो हाउटियान उन सब लोगों से कहता है कि तुम लोग फौरन से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर के बाद आता हूँ, पहले जरा इन लोगों की खातिरदारी कर लूँ। ये सुनने के बाद यांग जी अपने लोगों से कहता है कि सब लोग इन्हें यहाँ से निकलने मत देना। मगर दूसरी तरफ हाउटियान अपने भाई से कहता है कि जल्दी से सामान लेकर निकल जाओ। थर्ड ब्रदर फौरन से एक सीटी बजाता है और सब लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कहने के बाद वो लोग अपना सारा का सारा सामान लेकर फौरन से वहाँ से निकलने के लिए अपने बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही तेजी से निकल जाते हैं। और वो लिंग्यू भी उनके पीछे पीछे उन्हें गार्ड कर रही होती है। और दूसरी तरफ यांग जी अपने लोगों से कहता है कि जल्दी करो, इन कैरेज को आगे बढ़ने मत देना और याद रहे कि अगर ये लोग जंगल से बाहर निकल गए तो हमारे लिए मसला बढ़ जाएगा। और फिर वो अपने ब्लड बीस्ट से कहता है कि जरा तुम भी अपना जलवा दिखाओ। ये कहने के बाद वो ब्लड बीस्ट जैसे ही उस थंडर बीस्ट से जाकर टकराता है तो दोनों ही एक दूसरे का पीछे धकेल देते हैं। और इस तरफ वो सारे के सारे लोग उन कैरेज का पीछा कर रहे होते हैं जबकि दूसरी तरफ हाउटियान के उस थंडर बीस्ट ने उस ब्लड बीस्ट को बुरी तरह से पछाड़ दिया होता है जिसकी वजह से यांग जी की भी गुस्से में आंखें लाल पीली हो जाती हैं और उसका वो बीस्ट दोबारा से खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर एक
एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो कैरेज अब उन बीस्ट से काफी दूर निकल चुके होते हैं और ऊपर से किंगर भी उन लोगों को गाइड कर रही होती है। मगर हम देखते हैं चूनिंग को अपने भाई की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो कहता है कि क्या वो उन लोगों को हैंडल कर लेगा, क्योंकि यांग जी बहुत ज्यादा ताकतवर है। मगर लिंगी उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, यंग मास्टर उसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगा। ये कहने के बाद वो अपने पीछे आने वाले उन सोल पेट्स को रोकने के लिए फौरन से अपने एक सोल पेट को समन करती है, जो कि आते साथ ही अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे बीस्ट को रास्ते से हटा देती है। ये देखकर चूनिंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ब्रदर हाउटियान की सर्वेंट ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लड बीस्ट दोबारा से हाउटियान पर हमला करने के लिए आता है। तो हाउटियान का वो थंडर बीस्ट हवा में ऊपर चला जाता है और अपनी थंडर पावर को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उससे उस ब्लड बीस्ट पे हमला करता है तो वो वहीं पे ही ढेर हो जाता है। ये देखकर यांग जी फौरन से उसे वापस बुला लेता है, क्योंकि अब उसके पास अगली चाल चलने के लिए कुछ और पेट्स मौजूद थे, इसलिए वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कुछ और पेट्स को समन करता है और फिर वो हाउटियन से कहता है कि तुम्हारे पास भी काफी सोल पेट्स है, मगर तुम एक टाइम पे सिर्फ 2 ही सोल पेट्स को समन कर सकते हो। वैसे भी मैं ये फाइट फेयर रखना चाहता था, मगर अब तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मेरे पास सोल पेट्स ज्यादा हैं। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हाउटियन ने उन सारे के सारे सोल पेट्स का काम तमाम कर दिया होता है। उसका वो विंड बीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कैरेज जंगल में काफी दूर निकल आए थे और चूनिंग उस लड़की से कहता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, जाओ और जाकर मेरे ब्रदर की मदद करो, क्योंकि यांग जी उसके पास बहुत ही डेंजरस 6 लेवल के फ्लाइंग बीस्ट मौजूद हैं और उसका डीमन स्नेक भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें उसकी जाकर मदद करनी चाहिए, वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मगर लिंगी उससे कहती है कि आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, इस तरह के बीस्ट तो हाउटियन की अटेंशन को भी अपनी तरफ नहीं खींच सकते, उसे हराना तो बहुत दूर की बात है। ये बात सुनकर चूनिंग बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ब्रदर हाउटियन का वो थंडर बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अकेले ही सबको हरा सकता है। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही जंगल से निकलने वाले होते हैं तो ऊपर से किंगर अपने उस फिनिक्स बर्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरे जंगल के रास्ते को आग लगा देती है, जिससे वो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उनके पीछे आने वाले सारे के सारे वॉरियर अब उनका पीछे नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ लिंग्यू वो उस सीनियर ब्रदर को बता रही होती है कि हाउटियन ने तो अभी अपने सबसे कमजोर बीस्ट का इस्तेमाल किया है, अगर उसने अपनी 6 टेल डीमन फॉक्स का इस्तेमाल कर दिया तो वो अकेले ही पूरे के पूरे डीमंस का काम तमाम करके रख देगा, कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर हम देखते हैं कि वो सीनियर ब्रदर अचानक उस आग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो फौरन से उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किंगर भी वहाँ पर आग लगाना बंद कर देती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाउटियन ने निंग को समन किया हुआ होता है और जियांग जी ने एक डीमन स्नेक को समन किया हुआ होता है। इतने में फिर जैसे ही निंग अपने विंड स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो यांग जी को वहाँ पर खड़े रहने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसका वो बीस्ट ठंडी हवा को बहुत ही मुश्किल से झेल पाता है। और फिर यांग जी कहता है कि आखिर ये आइस एल्फ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि इसका आइस एसेंस वो बहुत ही ज्यादा थिक है। क्या इस लड़के ने हजारों रुपए खर्च करके इस एल्फ के लिए आइस एट्रीब्यूट खरीदा है, वो भी 6 लेवल का। मगर चाहे कुछ भी हो जाए इसका ये आइस एसेंस मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। मगर फिर हाउटियन उससे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुमने 2 लाख रुपए देकर अपने स्नेक को 6 लेवल में अपग्रेड करवाया है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्नेक हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, तो दूसरी तरफ निंग वो भी हमला करने के लिए अपने आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करती है, जो कि उस स्नेक के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाते हैं। मगर निंग दोबारा से हमला करती है और वो स्टोन्स फिर से उसके करीब से होकर गुजर जाते हैं। मगर निंग बहुत ही फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके बिल्कुल ऊपर आकर उस पर अपने स्टोन्स को बिल्कुल करीब से थ्रो करती है, जिसकी वजह से वो जायंट स्नेक थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और वो यांग जी अपने घोस्ट डीमन से कहता है जल्दी करो, उसे सपोर्ट करो। मगर वो देखता है कि घोस्ट डीमन तो बीच में आ ही नहीं रहा और वो निंग सोल स्नेक पर भारी पड़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंग कुछ आइस स्पीयर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उस स्नेक को चारों शाने चित कर देती है। मगर फिर हाउटियन कहता है कि निंग आइस शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। ये सुनते ही निंग फौरन से हवा में ऊपर चले जाती है और यांग जी कहता है कि घोस्ट डीमन तुम क्या कर रहे हो। मगर वो देखता है कि घोस्ट डीमन के चारों तरफ एक ब्लू फ्लेम है जो कि उसे तंग कर रही है। वो ब्लू फ्लेम असल में मोई होती है, जो कि उसके साथ टाइम पास कर रही थी। इतने में अचानक मोई पर हमला करने के लिए ये एक और बीस्ट आ जाता है, जो कि उसके
बेहद करीब पहुंच चुका था, मगर मोई वो उसे देख लेती है और फौरन से अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है और उस बीच पर जाकर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे जलाकर राख कर देती है। इस अटैक की वजह से यांग जी को भी काफी तकलीफ होती है क्योंकि उसका एक सोल पेट खत्म हो गया था, मगर अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में आकर अपने उस स्नेक से कहता है कि तुम फौरन से उस लड़के पर फोकस करो। ये कहने के बाद वो जायंट स्नेक अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है और गुस्से में हाउटियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर दूसरी तरफ निंग निंग की आइस स्वॉर्ड फॉर्मेशन वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है और वो जायंट स्नेक जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन उस स्नेक को डायरेक्टली जाकर हिट करती है, जिसकी वजह से वो जायंट स्नेक वहीं पे ही दम तोड़ देता है। ये देखकर यांग जी भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और उसे अपनी बॉडी में फिर से बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है क्योंकि वो कोल्ड पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला गया था। ये देखते ही वो फौरन से पॉइजन का असर खत्म करने के लिए एक लिक्विड का इस्तेमाल करता है। ये देखकर हाउटियन कहता है कि अच्छा तो इसके पास एक कोल्ड फिश पॉइजन एंटीडोट भी मौजूद है, मगर फिर यांग जी जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे मौजूद जितने भी सोल पेट्स थे वो भी सारे ढेर हो चुके होते हैं, जिसके बाद उसे अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने के लिए एक और सोल पेट को समन करता है जो कि व्हाइट लाइन होता है। वो उससे उड़ते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो हाउटियन फौरन से अपने सोल पेट्स को वापस बुलाते हुए मोई से कहता है कि चलो, तो मोई फौरन से अपने जायंट फॉर्म में आ जाती है और हाउटियन उसके ऊपर बैठकर यांग जी का पीछा करना शुरू करता है। और इस तरफ हाउटियन का सीनियर ब्रदर जब वहाँ पे पहुँचता है तो लिंगी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि हमें वापस नहीं जाना, हमें गोंगलो सिटी वापस जाना है और वहाँ पे जाकर यंग मास्टर का इंतजार करना है, वो खुद ही वहाँ पर आ जाएंगे। और इस तरफ किंगर कहती है कि मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह की फाइटिंग स्किल्स नहीं देखी। ये आइस एल्फ सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसके पास तो डिफेंस कमाल का है। और दूसरी तरफ चू निंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा भाई है। आज से कुछ साल पहले तो वो सोल पेट्स को देखकर ही डर जाया करता था और अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि यांग जी जैसे बंदे का पीछा कर रहा है। ये हमारी चू फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली अब हमारे पास एक उम्मीद है, हम लोग अपनी चू फैमिली को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सब लोग उसे काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। इतने में फिर किंगर को कोई आवाज सुनाई देती है तो वो कहती है कि थर्ड ब्रदर वो वहाँ पे है। तो चू निंग भी कहता है कि हाँ वो सामने है। ये कहते ही वो लोग फौरन से हाउटियन का पीछा करना शुरू करते हैं तो हाउटियन दूसरी तरफ यांग जी का पीछा कर रहा होता है, मगर वो देखता है कि यांग जी हवा में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो मोई से कहता है कि फौरन से उसके पर जला दो। ये ब्लू फायर के जरिए उस पर हमला करना शुरू कर देती है तो यांग जी उस फायर से बचते हुए उस पहाड़ से दूर निकल आता है और उसे लगा कि शायद अब वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे जमीन है ही नहीं। वो हाउटियन से कहता है कि तुम्हारे पेट्स मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकले हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरा पीछा कर पाओगे। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर आगे बढ़कर दिखाओ क्योंकि आगे तुम्हारे एक मौत खड़ी है। तो दूसरी तरफ हाउटियन कहता है कि ये हाइट ज्यादा बड़ी नहीं है। ये कहने के बाद वो मोई से कहता है कि चलो। मोई फौरन से एक जंप लगाकर ऊपर आने की कोशिश करती है। ये देखकर यांग जी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और हाउटियन पलक झपकते ही उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और उस पर फायर एनर्जी अटैक करने के लिए अपने हाथों से फायर जनरेट करता है, जिस पर यांग जी कहता है कि तुम पागल हो गए हो। मगर हम देखते हैं कि हाउटियन उस पर एक जबरदस्त आए स्प्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यांग जी की बॉडी में आग लग जाती है और वो अपने सोल पेट के साथ जलते हुए सीधा नीचे जाने लगता है। और दूसरी तरफ हमें हाउटियन और मोई को दिखाया जाता है। वो लोग काफी खुश होते हैं, मगर अचानक से उन्हें कुछ सुनाई देने लगता है जो कि उनका बैलेंस बिगाड़ देता है और वो लोग नीचे गिरते हुए कुछ दरख्त की टहनियों से टकराते हैं। और इतने में फिर हम देखते हैं कि चू निंग और किंगर दोनों ही वहाँ पर आ पहुँचते हैं तो वो लोग हाउटियन को नीचे गिरते हुए देखते हैं। वो मोई के साथ पहाड़ की गहराइयों की तरफ चला जाता है। ये देखकर उन्हें लगा कि शायद वो लोग अब उसे दोबारा कभी भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी खुद को नहीं बचा सकता। और फिर लिंगी उन लोगों से कहती है कि क्या हम लोग अब अपने शहर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चू निंग कहता है कि हाँ, मगर हमें जरा अफसोस मनाने दो क्योंकि हम लोगों ने अपना सबसे प्यारा ब्रदर खो दिया है। मगर लिंगी उन लोगों से कहती है कि हमें फौरन से वापस जाना है और हम लोग वहाँ पे जाकर अपने मास्टर का इंतजार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी वहाँ पे आ जाएंगे। ये बात सुनकर किंगर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि इस लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे पूरा यकीन है कि हाउटियन जिंदा है और वो जल्दी वापस आएगा। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग हाउटियन को देखते हैं। वो उसी पहाड़ की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि शुक्र है कि इस पहाड़ पर कुछ दरख्त मौजूद हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर दी
वो मोई से कहता है कि चलो हमें कुछ खाना खाना है और फिर इस ब्रोकन फॉरेस्ट को क्रॉस करना है। पता नहीं हम लोग वहाँ पे कब तक पहुँचेंगे। वैसे मैंने ब्रोकन फॉरेस्ट के बारे में सुना है कि यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के बीस्ट रहते हैं। अगर सच में हमें कोई रास्ते में बीस्ट मिल गया तो फिर हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। इस तरह हमारा एक और पार्टनर आ जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे उसे एक बीस्ट सोता हुआ दिखाई देता है। तो हाउटियान एक जगह छुप जाता है और मोई से कहता है कि ये बीस्ट मेरी उम्मीद के हिसाब से काफी पावरफुल है, मैं इसे अपना पार्टनर बना सकता हूँ। मगर फिर वो देखता है कि वहाँ पर सेम सी टाइप का एक और बीस्ट आ रहा है। वो दूसरे वाले बीस्ट को देखते ही हाउटियान कहता है कि मोई, क्या तुमने देखा, ये वही बीस्ट है जो कि काफी टाइम से हमारा पीछा कर रहा है। पता नहीं आखिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये कहने के बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि उसकी मोई के साथ जब फाइट हुई थी तो मोई ने उसे बहुत ही बुरी तरह से हराया था। मगर वो बीस्ट हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हर बार मार खाने के बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी बॉडी में सेल्फ हीलिंग एट्रीब्यूट मौजूद है जिसकी मदद से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मगर इसकी लड़ने के स्किल्स बहुत ही ज्यादा लो हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिफाई कर सकता है। इतने में हम देखते हैं कि वो बीस्ट वहाँ पे सोए हुए बीस्ट की तरफ आता है तो वो सोया हुआ बीस्ट भी खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो पहले वाला उस दूसरे वाले पर जाकर एक जोर से हमला करता है। मगर पहले वाला बीस्ट कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिससे वो उस पहले वाले बीस्ट को दूर हटा देता है। मगर हम देखते हैं कि वो बीस्ट हार नहीं मानता और एक एनर्जी अटैक करता है और उस दूसरे वाले बीस्ट को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और फिर उसकी नजर पड़ती है हाउटियान पर। ये देखकर हाउटियान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुझसे बात करना चाहता है। मगर फिर वो उस बीस्ट से कहता है कि तुम सिक्स टेल फॉक्स का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा उसके साथ कोई मैच नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा वाला बीस्ट अचानक से वापस आ जाता है और आते साथ ही उस पहले वाले पर एक जोर से पंजे से वार करता है और उस पर सेम वैसे ही तरीके से एनर्जी अटैक करके उसे भी दूर उछाल फेंकता है और फिर उसके पास जाकर उसके सिर के ऊपर अपना पैर रखता है और एक के बाद एक पंजे से वार करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो उसकी हालत बहुत ही बुरी कर देता है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल गया था जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर हाउटियान को उस पर तरस आने लगता है और वो कहता है कि मैं इतने टैलेंटेड बीस्ट को यूं जाया नहीं होने दे सकता। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है तो वो देखता है कि अचानक से वो बीस्ट अपनी सेल्फ पावर से ही खुद को इवॉल्व कर रहा है। देखते ही देखते वो दूसरा वाला बीस्ट भी उस पर दोबारा से हमला करने के लिए आता है तो वो पहले वाला बीस्ट पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है और एक ही पंजे के साथ उस दूसरे वाले को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है जिसकी वजह से उसका भी काम तमाम हो जाता है। देखने के बाद फौरन से हाउटियान उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। उसे लगा कि शायद वो बीस्ट अब खुद को हाउटियान के हवाले कर देगा और हाउटियान उससे कहता है कि तुम सच में सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट हो, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग विल नहीं देखी। तुम्हारी फाइटिंग विल वो सच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुमने एक ही पंजे के साथ अपने अपोनेंट को पछाड़ दिया है जो कि आज से पहले कभी भी किसी ने भी नहीं किया होगा। ये कहने के बाद उसे अपने फादर की बातें याद आती हैं। उसके फादर ने भी उसे यही बताया था कि जब भी किसी के साथ फाइट हो तो विल पावर को कभी भी खत्म होने मत देना। जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं तुम्हें हमेशा से डटकर मुकाबला करना है चाहे सामने वाला कोई भी हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट हाउटियान के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है तो हाउटियान फौरन से अपने उस सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिससे वो उस पेट को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है मगर वो सोल पेट साफ साफ इनकार कर देता है जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन कैंसिल हो जाती है। ये देखकर हाउटियान कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते, तुम्हारी वजह से ये फॉर्मेशन कैंसिल हो गई है। देखो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ ये एग्रीमेंट करना ही होगा क्योंकि हर सोल पेट को अपने मास्टर के साथ इसी तरह का ही एग्रीमेंट करना पड़ता है। मगर वो बीस्ट इसके लिए नहीं मानता जिस पर हाउटियान कहता है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मगर वो बीस्ट उसकी बात फिर भी नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है जिस पर हाउटियान कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे इस डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ। ये कहने के बाद मोई वहाँ पर आती है और जोर से धाड़ने लगती है मगर हाउटियान कहता है कि मोई प्लीज उसे उकसाओ मत। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कुछ देर गुजरती है और वो बीस्ट दोबारा से वापस आता है और हाउटियान के आगे आकर सरेंडर करता है जिस पर हाउटियान कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे साथ जरूर आओगे, मैं इतना अच्छा पार्टनर छोड़कर यहाँ से वैसे भी नहीं जाता। ये कहते ही वो अपनी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिससे वो उसे अब अपना पार्टनर बना लेता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम जेन यी है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।